क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तुम क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, तुम क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब उस ऑब्जेक्ट ने कुछ क्या किया, वर्क किया, क्या किया, कुछ वर्क किया. व्हाट इज वर्क? वर्क इज said to be done when a force act on a body, when the force act on the body, such that when the force act on the body, such that the body is a displaced, such that the body is displaced through some distance, displaced through some distance in the direction of force, in the direction of force. Okay. तो जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से एक ब्लॉक रखा है, सरफेस हो गया, ये हो गया हमारा ब्लॉक. ओके. इस ब्लॉक को कुछ मैं एफ फोर्स लगा रही हूँ. पहले इसकी क्या थी, ये इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग में तब था, तब पड़ा हुआ था. उसके बाद मैंने उसको क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया. ठीक है. एफ फोर्स लगाने के बाद ये ब्लॉक जो है इस तरीके से एस डिस्टेंस मूव किया, और ये हमारा ब्लॉक यहाँ पे पहुंच चुका. तो उसने इतना एस इतना क्या किया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया है. ठीक है. तो वर्क कितना होगा यहाँ पे, वर्क इज गिवन बाय फोर्स इंटू क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे इट इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी है. और इनका क्या हो रहा है यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, डॉट प्रोडक्ट के मतलब जो आने वाली फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है, स्केलर है. तो यहाँ पे वर्क जो है इट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उसकी सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन नहीं रहेगी. आगे बढ़ते हैं. एक काम करो, तब तक इतना दिखो तो कॉपी करो ये नोट्स में वर्क के बारे में. जो बोर्ड पे लिखा है ये कॉपी करो. 1 मिनट. 1 मिनट दो मुझे.
किਵੇਂ ਹੋ ਜੱਸੀ? हेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके यूनिट के बारे में देखते हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट है यहाँ पे जूल। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताती हूँ मैं आपको। 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर 7 अर्च। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। या फिर कैसे लिखा जाता है? 1 किलो वैट आवर, ऐसे भी लिखा जाता है 1 किलो वैट आवर। 1 किलो वैट आवर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या होता है? जूल। देखो समझो, किलो वैट आवर, ये क्या है? किलो, मतलब 10 टू द पावर 3 आवर। आवर का सेकेंड में करें में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3600। 1 आवर का सेकेंड में करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 3600। तब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो गया? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या हो गया? यहाँ पे जूल हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वर्क के बारे में देखो। यहाँ पे ये मास है, इसको हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? हम इसको फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। लेट से इस एम मास को इस तरीके से कुछ एंगल थीटा पे हमने एफ फोर्स लगाया, फिर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में एस इतने डिस्प्लेसमेंट हुई। तो मुझे क्या निकालना है? अभी वर्क निकालना है। पहले तो एक बात बताओ कि ये ब्लॉक ने जो ऐसे डिस्प्लेसमेंट करी है, ये इस फोर्स के कारण करी होगी कि फोर्स के कंपोनेंट के कारण करी होगी? फोर्स के कंपोनेंट के कारण करी होगी ना, क्योंकि उसके डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई है? उसके डिस्प्लेसमेंट हुई इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में उसको ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो इस डायरेक्शन में क्या रहेगा? फोर्स रहेगा। पर ये तो एफ फोर्स इस डायरेक्शन में ना, तो उसने तो ब्लॉक को ऐसे ले जाना चाहिए, पर ये ब्लॉक उसको ऐसे ले जा रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन का जो फोर्स है उसने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करी है। तो वो फोर्स कौन सा है ना? इसको हम रिजॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगी तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस ऑफ थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो गया? अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ ना, यहाँ पे देखो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, उस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा है? यहाँ पे एफ कॉस थीटा इंटू क्या हो गया? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस। ओके, तो यहाँ पे वर्क जो है हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे वर्क इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the displacement, component of the force along the displacement into क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। सीधी सी बात है, लॉजिक भी मैंने बताया आप लोगों को कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो उसी डायरेक्शन का क्या रहेगा? यहाँ पे फोर्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है? कुछ केसेस देखेंगे वन बाय वन। पहले देखो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुई है इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, पर इसको जो फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन कैसी है? इस तरफ है। ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कैसी? इस तरफ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन ड्यू टू एफ फोर्स। एफ फोर्स जो उसके कारण वर्डन कितना रहेगा? एक तो फॉर्मूले की तरफ देखो। वर्क का फॉर्मूला क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर डॉट प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा। याद होगा आपको, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा वेक्टर में। देखो क्या होता है जब ए क्रॉस बी होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? ए बी साइन थीटा। ये क्या है? ए डॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे भी थीटा क्या है? यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड क्या है यहाँ पे? एस। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड क्या है यहाँ पे? एस है। आगे बढ़ते फिर यहाँ पे अगर देखे
तो ये फोर्स एफ है, एस है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, देखो फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 हमारा होता है यहाँ पे 0, कॉस 90 होता है 0, तो यहाँ पे जो मेरा वर्क डन है, मेरा वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, मतलब क्या समझ में आया कि वर्क डन इज 0, वर्क डन is 0 due to that F फोर्स, जो F फोर्स है उसके कारण वर्क डन क्या है 0। अभी तुम बोलो कि ये तो यहाँ से यहाँ तक गया ना, डिस्प्लेसमेंट करी ना, हाँ तो कोई दूसरा फोर्स होगा उसके कारण उसने डिस्प्लेसमेंट करी है। अभी हमें क्या पूछा है कि वर्क डन ड्यू टू F फोर्स बताओ, बस इतना बताओ, ठीक है। और एक बार चीजों को देखो अभी, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया, ओके इसको फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं यहाँ पे, देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है इसको एफ फोर्स, ओके उसके बाद उसने कितनी यहाँ पे दिया भी है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी है, यहाँ पे उसने करी है यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ तक पहुंच चुका होगा, एस डिस्प्लेसमेंट उसने करी है। इसके ऊपर फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है mg फोर्स, ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। हमें क्या बताना है, वर्क डन बताओ कि ये जो एफ फोर्स है उसके कारण वर्क डन कितना है, एमजी के कारण वर्क डन कितना है, नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन कितना है। देखो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते, एक तो एक पर्टिकुलर एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस तो लगेंगे ही, एक बॉडी उसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक फोर्स के कारण कितना वर्क डन है, इंडिविजुअल फोर्स, क्या बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, इंडिविजुअल फोर्स के कारण कितना वर्क है वो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, वो हमने निकाल लिया, उसके बाद सभी वर्क को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, सभी वर्क को यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको F1 बोलेंगे। इस डायरेक्शन मान लो कुछ एक और फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे F2, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे टोटल कितने फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 4, और यहाँ पे ये सरफेस जो है ये सरफेस स्मूथ है, अगर ये सरफेस रफ होता तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगता, तो उसके कारण भी हम वर्डन निकालते। क्या बोला मैंने, अभी हमें क्या करना है, देखो वर्डन कैसे निकालना है ओवरऑल, यहाँ पे एक बॉडी है उसके ऊपर दिख रहा है हमें टोटल कितने लग रहे हैं, चार फोर्सेस लग रहे हैं, तो कैसे वर्डन कैसे निकालेंगे, हाँ कि बॉडी वर्डन कितना कर रही है, तो हर फोर्स कितना वर्क कर रहा है इंडिविजुअली, वो फोर्स कितना वर्क कर रहा है वो वर्क हम निकाल लेंगे, उसके बाद सभी वर्क को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले वर्क डन ड्यू टू किसके कारण निकालना है, अभी मान लो F1 के कारण निकालना है, तो उसको मैं बोलूंगी W1, क्या हो जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला F1 F S कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा। देखो F1 भी इस डायरेक्शन में, S भी इसी डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 0, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, अभी अगला फोर्स कौन सा है, वर्क डन ड्यू टू mg फोर्स। अगर थोड़ा देखा जाए तो mg ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसी है, mg ऐसे लग रहा है, तो वो उसके डिस्प्लेसमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा क्या, नहीं ना, सीधी सी बात है। हाँ उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके कारण होती है, ये तो ऐसे लग रहा है, mg तो ऐसे है, तो mg तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ने काम ही नहीं कर रहा, तो लॉजिकल देखा जाए तो mg के कारण जो वर्डन है सॉरी, mg के कारण जो वर्डन है वो क्या है यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे वर्डन ड्यू टू mg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स कितना है mg s, और यहाँ पे कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 90, कॉस ऑफ 90 0 होता है, तो वर्डन ड्यू टू mg इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। सिमिलरली नॉर्मल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्डन वर्डन ड्यू टू वर्क डन ड्यू टू क्या हो गया यहाँ पे नॉर्मल, तो मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स कैसा है, हाँ एक नॉर्मल फोर्स ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसी है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है यहाँ पे 90 है, तो वर्क डन
नॉर्मल के कारण बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 0 में नहीं लिखूंगी, सीधा लिख दिया मैंने, कितना रहेगा 0, बिकॉज अभी जस्ट बोला अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या होता है यहाँ पे 0 होता है। आगे बढ़ेंगे, अभी हमें किसके कारण निकालना है, F2। F2 कैसे एक्ट कर रहा है, वर्क डन ड्यू टू किसके कारण क्या निकालना है अभी हमें F2। देखो फिर यहाँ पे ये ब्लॉक को जानबूझ के यहाँ पे निकाल रही हूँ, ये हो गया मेरा F2, पर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है, हाँ, F2 इज इन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज दिस डायरेक्शन, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है F2s cos ऑफ थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है रे, दोनों के बीच में एंगल है यहाँ पे 180 डिग्री का, तो यहाँ पे F2s cos ऑफ क्या हो गया 180 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे F2s cos ऑफ 180 क्या होता है, cos ऑफ 180 होता है -1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन ड्यू टू F2 फोर्स इज नेगेटिव F2s। क्लियर हुई चीज है, मतलब क्या है कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 180 डिग्री है, तो वर्डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। हाँ, तो समझ में क्या आई हमें चीजें कि एक और बार टोटल वर्डन कितना हो जाएगा फिर, टोटल इक्वल टू वर्डन ड्यू टू F1 प्लस वर्डन ड्यू टू क्या हो जाएगा यहाँ पे F2 प्लस वर्डन ड्यू टू mg प्लस वर्डन ड्यू टू नॉर्मल। F1 के कारण कितना था F1 इंटू एस, इसके कारण कितना है F2 इंटू एस, दोनों के कारण कितना है 0 प्लस कितना हो गया 0। हाँ, F1 F2 अलग अलग है, उसको कट मत कर देना, हाँ मैम 0 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये अलग अलग है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन निकाल के F1 माइनस F2 इंटू क्या हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये नेट वर्डन। अगर हमारे पास कुछ नंबर होते तो हम निकाल सकते थे, नंबर डाल के हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती। ओके, क्या चीज सीखी अभी तुमने कि वर्क डन कैन बी, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट की फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स हो, तो उस फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो क्या होता है पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव 0, और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे नेगेटिव, जो हमारा वर्डन है वो पॉजिटिव 0 और क्या हो सकता है नेगेटिव भी क्या हो सकता है। एक और बार यहाँ पे देख लो, अगर मान लो इस तरीके से एक ब्लॉक था और इसको जो फोर्स है वो इस तरीके से लग रहा है F फोर्स, और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच में एंगल इस तरीके से थीटा ऑब्ट्यूस है, थीटा क्या है यहाँ पे ऑब्ट्यूस है, मतलब अगर F एंड S हैविंग ऑब्ट्यूस एंगल देयरफॉर क्या बोलेंगे यहाँ पे उनके बीच में वर्डन जो है वो क्या रहता है यहाँ पे नेगेटिव रहता है। ओके, क्योंकि इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगी तो एक कंपोनेंट ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। समझ में आया क्या आप लोगों को यहाँ तक, बताओ एवरीवन, जो भी बोला अभी तक वर्क के बारे में भी देखा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ओके, MTS मोहाली बॉयज गुड, ओके मेरिटोरियस स्कूल, ओके गुड लुधियाना, मोहाली गर्ल्स वेरी गुड, संगरूर गुड, बाकी NMC NMD गर्ल्स ओके, MT संगरूर 2 तलवारा ओके गुड गुड, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। क्या बोला है, a lawn roller has been, क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, has been pushed by a gardener, has been pushed by the gardener। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, बाद में फिर से टॉपिक के मतलब कंसेप्ट की तरफ आएंगे, फिर हम बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। Distance has been pushed by the gardener through the distance of 30 meter. What will be the work done by him if
he applies if he applies a force of 30 kg weight, sorry, 30 kg weight in the direction inclined at 60 degree to the ground, 60 डिग्री टू दी ग्राउंड। ठीक है, चलो समझते हैं क्या हो रहा है। A lawn roller has been pushed by the gardener to the distance of 30 मीटर। ठीक है, एक मान लो रोलर है इस तरीके से, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो, दिया है यहाँ पे 30 मीटर बोला है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है मतलब वो डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना मूव कर रहा है मतलब तो डिस्प्लेसमेंट होगा। What will be the work done by the him if he applies the force of, कितना फोर्स लगाता है 30 kg weight, ओके 30 kg weight मतलब इस कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 न्यूटन इन द डायरेक्शन इनक्लाइन 60 डिग्री टू द ग्राउंड। पर कैसे लगा रहे हैं, कितना एंगल पे लगा रहे हैं, 60 डिग्री इनक्लाइन टू द ग्राउंड। अगर मान लो ये वाला हमारा अगर ग्राउंड है, ग्राउंड को लेके कितना एंगल पे बना रहा है वो, यहाँ पे 60 डिग्री पे यहाँ पे लगा रहा है, ओके फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 kg वेट। ओके, तो यहाँ पे फिगर आउट करते हैं, तो फोर्स कितना हो गया यहाँ पे 30 kg वेट मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 न्यूटन। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे 30 मीटर। तो यहाँ पे पहले तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स वर्डन कैसे निकालते हैं, कौन सा फोर्स लेना है, वो वाला फोर्स लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है उसको रिजॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा एफ कॉस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, एफ कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 60, यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, एफ कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 30, तो एफ कितना है यहाँ पे 300 cos 60 1/2 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 30, तो क्या हो जाएगा 300 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4500 जूल इज दी वर्टन। क्वेश्चन दिया नहीं था, कुछ डायग्राम दी नहीं थी, हमने निकाली। ठीक है, अभी तक हमने जो भी देखा ये क्या था यहाँ पे, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। क्या था ये, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। जो फोर्स है वो हमेशा क्या है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जब फोर्स लग रहा है, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स मतलब कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है एफ फोर्स, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ते जा रहा है हमारा फोर्स अभी भी फिलहाल कैसे है, कांस्टेंट ही है, समय के साथ बदल नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर भी उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एफ फोर्स जो है हम क्या बोल रहे हैं लग रहा है, दैट इज द वर्ड डन ड्यू टू क्या बोलेंगे यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स। ओके, क्लियर हो गई चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आगे अगला क्या बताना है मुझे आप लोग को, कि वर्क डन इज डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम। वर्क डन इज डिपेंड अपॉन, वर्क डन इज डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम। जो हमारा वर्डन है वो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड है। कि हम रेफरेंस फ्रेम मतलब या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि जहां से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर वर्डन डिपेंड होता है। जैसे हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां से ऑब्जर्व करे उसके ऊपर जो है वर्डन क्या होता है, डिपेंड होता है। लेट से यहाँ पे इस तरीके से एक लिफ्ट है मान लो, ओके इस तरीके से क्या है, एक लिफ्ट है। तो इस लिफ्ट के अंदर यहाँ पे एक इस तरीके से एक पेंडुलम लगाया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या लगाया है, इस तरीके से पेंडुलम लगाया हुआ है। यहाँ पे दो पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और दूसरा पर्सन जो है वो यहाँ पे खड़ा है। ये मूव नहीं कर रहा है, हाँ इसका एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे 0। पर मान लो अगर ये लिफ्ट जो है, मान लो ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही विद द एक्सेलरेशन a। ओके, तो कुछ टी टाइम में ये पेंडुलम जो है, जैसे लिफ्ट ऊपर चली जाएगी, जैसे लिफ्ट इस तरीके से मान लो हमारी लिफ्ट जो है वो कैसे चली गई, अभी ऊपर चली गई ए, तो यहाँ पे ये पेंडुलम अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है।
ये वाला पर्सन अभी कहाँ पे है, कुछ टी समय में यहाँ पे। तो इस पेंडुलम ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इस पेंडुलम ने कुछ इतना एस इतना क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट किया है। मतलब वो यहाँ से यहाँ तक गया, जब स्टार्ट किया टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू टी पे यहाँ पे पहुंच गया। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, बस चीजों को समझो। हाँ, टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे ये जो पर्सन खड़ा है, इसको क्या दिखा कि ये जो पेंडुलम है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तो वर्क रहेगा, दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट किया। पर यहाँ पे अंदर जो आदमी खड़ा है, ये ऊपर गया, पेंडुलम ए एक्सेलरेशन से ऊपर गया, आदमी भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर गया। ये क्या बोलेगा, कुछ नहीं, पेंडुलम ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं। वो क्या बोलेगा, पेंडुलम ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा उसके क्या था, साथ में ही था। तो उस केस में वो क्या बोलेगा, अरे पहले भी यही लटका हुआ है, अभी भी यही लटका हुआ है, तो पेंडुलम ने डिस्प्लेसमेंट 0 किया। तो इसका मतलब वर्डन किसके ऊपर डिपेंड है, कि कहाँ से तुम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। रेफरेंस फ्रेम के ऊपर भी हमारा वर्डन जो है वो क्या होता है, डिपेंड होता है। ओके, तो इस पहले के कारण वर्डन अकॉर्डिंग टू पर्सन 1 इस क्या रहेगा यहाँ पे 0, क्योंकि उसको दिख रहा है वो तो कहाँ से कहाँ जा ही नहीं रहा है। अगर मान लो पेंडुलम टूट के नीचे गिर गया, तभी बोलेगा ये लिफ्ट के अंदर कि हाँ इसने कुछ तो डिस्प्लेसमेंट करी है। अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट करी ही नहीं है, हमें दिख रहा है कि कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं करी है, मतलब वर्डन क्या है यहाँ पे, 0 है। और वर्डन, देयर इज अ वर्डन अकॉर्डिंग टू पर्सन 2। पर्सन 2 के कारण जो है कुछ न कुछ तो वर्डन है। क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक? हेलो, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी हमने क्या देखा, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। अभी मैं आगे कौन सा वाला टॉपिक देख रही हूँ, देखो, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, क्या है वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, समझते हैं। नाम से पता चल रहा है कि भाई वेरिएबल फोर्स है, मतलब चेंज होते जाएगा। वेरिएबल फोर्स कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर जो है वो क्या होते रहेगा, डिपेंड रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने कुछ फोर्स लगाया, पर ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है। ये फोर्स है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, ये फोर्स है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, मतलब कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं है। चलो मान लो एक रैंडम सा इक्वेशन अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे दिया है फोर्स इज इक्वल टू 3x²। इसका मतलब, या फिर 3x ही लिख दिया मैंने। x इज इक्वल टू जब 0 तब फोर्स 0, x इज इक्वल टू 1 है तब फोर्स 3 है, x इज इक्वल टू 2 है मतलब फोर्स 6 है, x इज इक्वल टू 3 तब फोर्स कितना है, यहाँ पे 9 है। इसे बोला जाता है कि फोर्स जो है चेंज होते जा रहा है। पर कैसे चेंज हो रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चेंज हो रहा है उसका रिलेशन दिया है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होती जाएगी फोर्स भी बोला है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ बोला है, रिलेशन हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से मान लो ये फोर्स ने कुछ डिस्प्लेसमेंट करी है, तो भी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने कितना वर्क डन किया। यहाँ पे हम सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो उसने यहाँ पे एस इतना डिस्प्लेसमेंट किया, मान लो पहले वो एक्स इज इक्वल टू कितना 0 था, अभी एस इज इक्वल टू कुछ एक्स इतना पहुंच चुका है, एस इक्वल टू 0 पे था। यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो x इज इक्वल टू कहाँ पे है, यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू x1 पे था, कुछ वक्त के बाद x इज इक्वल टू x2 पे पहुंच गया। इस वेरिएबल फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट तो पता है हमें कितना, x1 से x2 मतलब x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट पता है। वर्क का फॉर्मूला फोर्स निकाला, वर्क डन निकाला, पता है वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, हाँ ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही है। पर यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डालेंगे क्या हम लोग, क्योंकि हर एक पॉइंट पे तो फोर्स अलग अलग है।
यहाँ पे फोर्स अलग, यहाँ पे फोर्स अलग, यहाँ पे फोर्स अलग, यहाँ पे फोर्स अलग, क्योंकि बोला है फोर्स वेरिएबल है और कैसे डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट बोला है कि बोल दो, अगर आगे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक पॉइंट पे फोर्स अलग अलग है, तो हम कौन सा फोर्स डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का मेथड। लेट्स से कि मेरा ब्लॉक जो है वो यहाँ पहुंचा है, तो हम निकालेंगे स्मॉल वर्डन, क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्डन, कि जब वो यहाँ पहुंचे तब उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे एफ दिया है और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स किया, तो उसके लिए स्मॉल वर्डन कितना किया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डीएक्स। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। मैंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे स्मॉल वर्क निकाला कि चलो उसने x1 से लेके x2 तो गया, तो उसके बीच में उसने कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx किया है एफ फोर्स के कारण। तो ऐसे छोटा छोटा dx 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 मिला के इतना पूरा क्या हुआ है, यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अभी इसको क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन एफ इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx, टोटल वर्डन निकालना, स्मॉल वर्डन इतना हुआ है तो टोटल वर्डन कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट कितना है x1 से लेके x2, यहाँ पे लिमिट्स डाल देंगे। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। ये चीज तुम्हें जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो और बहुत अच्छे से जो है वो क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगर मुझे ग्राफ दिया है, क्या दिया है, ग्राफ, ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे, देखो यहाँ पे मैंने फोर्स प्लॉट किया, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया। चलो मान लो इस तरीके का कुछ ग्राफ दिया है, अगर मुझे वर्डन निकालना है तो वर्डन क्या होता है, एरिया अंडर दी ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर दी कर्व, कर्व के अंदर जो एरिया रहेगा। हाँ मैं पॉइंट्स बता रही हूँ आप लोगों को, सब कंसेप्ट धीरे धीरे बता रही हूँ कि एरिया, अगर मुझे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और पूछा गया वर्क डन बताओ, तो वर्क डन कैसे बताएंगे, उस ग्राफ के नीचे का क्या निकाल देंगे हम लोग, एरिया निकाल देंगे, ओके। उसके बाद एक और पॉइंट हमें समझना है, मान लो यहाँ पे फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कुछ ग्राफ दिया है, कुछ ऐसा ग्राफ दिया है, कुछ ड्रॉ करती हूँ मैं, कुछ ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये इस तरीके से पॉइंट से, ओके। उसके बाद तो क्या दिया है, इस तरीके से दिया है, ऐसे, ये तो पॉइंट मार्क किए हैं। फिर उसके बाद ऐसे कुछ दिया है, समझ में आई चीजें। उसके बाद ऐसे कुछ दिया है ग्राफ और मुझे बोला गया एरिया वर्डन बताओ, तो यहाँ पे एरिया कौन सा निकालोगे, देखो इस कर्व के नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे, इसका तो जरूरी नहीं क्योंकि वो तो यहाँ पे ही है, ओके। तो सब हमें कर्व का जो नीचे का एरिया जो है वो निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे, देखो A1 A2, ये क्या हो जाएगा A3 A4, और सबको क्या करेंगे बाद में ऐड, पर यहाँ पे ध्यान दो जो A3 है ना वो नेगेटिव है, नेगेटिव में बना है तो उसको क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव ही लेंगे, नेगेटिव में बना है तो उसको क्या लेना है, यहाँ पे नेगेटिव ही लेना है। ये चीज को क्या रखना है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A4 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे A3, जो एरिया नेगेटिव है नेगेटिव, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, उससे टोटल वर्डन हो जाएगा। क्यों नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे वर्डन जो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो टोटल वर्डन क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दो। तो ग्राफ के अंदर जो पोर्शन पॉजिटिव में उसको पॉजिटिव, जो पोर्शन नेगेटिव में है उसको क्या ले लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव में ले लेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को दिक्कत है, एवरीवन क्लियर हुआ क्या। कल हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद कल आते समय पूरा अच्छे से पढ़ के आओ। हाँ कल स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बाद एनर्जी, नॉन
स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे हम लोग कल, इतना वाला टॉपिक। और उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम अगर कवर हुआ तो इक्विलिब्रियम को भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कवर कर लेंगे। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, कल पढ़ के आना अच्छे से, रिवाइज करके आना। ओके, बाय।